प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर जन स्वराज अभियान से लगातार बिहार के सभी जिलों से लोग जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में आम लोगों के साथ ही कई दलों के राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता जन स्वराज में शामिल हो रहे हैं। हाल के दिनों में राजद, भाजपा और जदयू से कई बड़े नेता अपने दलों से इस्तीफा देकर जन स्वराज की सदस्यता लिए। इसी क्रम में पेश है पूर्णिया के डॉक्टर आलोक कुमार से खास बातचीत। स्वराज का मुख्य अभियान या मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद। बिहार में जन स्वराज आंदोलन करने के लिए मुझे लगता है भविष्य में ये जिस तरह से जीपी आंदोलन 1975 ईस्वी में आया था, उसी तरह से मुझे लगता है कि जन स्वराज भी एक आंदोलन आने वाला है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। जन स्वराज का अपना एक उद्देश्य है बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना। इसका लक्ष्य है समाज में जितने भी योग्य और अच्छे लोग हैं वो राजनीति में अवश्य आएं और राजनीति से जुड़े, जिससे बिहार की अपनी एक अलग पहचान बने। अब तक हम लोगों का पहचान एक पिछड़े राज्य के जैसा है। हम लोग उसमें अच्छे लोगों के साथ आकर के एक अच्छा समाज का पहचान यहाँ पे करवाएं, एक डेवलप बिहार बनाने का कोशिश करेंगे। ये हमारी इच्छा है जन स्वराज से जुड़ने के साथ। जन स्वराज जो है पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ने वाली है और हम लोग पूरे 243 सीट्स पे हम लोग लड़ेंगे। बिहार के लिए क्या प्रशांत किशोर लग रहा है कि एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं कि वो एक दूरदर्शी नेता साबित हो? प्रशांत किशोर जी का अपना एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। वो इतने सालों से हर एक स्टेट में नेशनल लेवल पे बड़े बड़े पार्टी के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका व्यक्तिगत संबंध रहा, उनके साथ इन्होंने काम किया है। तो इस दूरदर्शिता के साथ मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी एक बेहतर भविष्य का नेता बिहार के अवश्य वो हो सकते हैं। उनका विचार, उनका एक काम करने का जो ढंग है वो बिहार के लिए एक विकसित बिहार बनाने के लिए जरूर कामयाब होगा। डॉक्टर साहब इसी बताइए कि क्या उनके पदयात्रा से कुछ फायदा हो रहा है बिहार को? ये गाँव जो घूम रहे हैं, बिल्कुल क्या फायदा हो रहा है? क्या लग रहा है आपको, कुछ फायदा हो रहा है? देखिए, ये तो मतलब आज हर किसी के जहन में जन स्वराज आ चुका है और जितने भी आप जहाँ से भी इनकी पदयात्रा हुई वहाँ पे आप, ये मेरा व्यक्तिगत है कि मैं वहाँ से जब गुजरा, वहाँ से लोगों से बात किया, जैसे अभी फिलहाल अररिया में या फिर भागलपुर में, तो जो हर वर्ग के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थे। वहाँ के जितने नेतागण थे वो लोग भी बोले थे नहीं, हम भी जन स्वराज आंदोलन में जुड़ेंगे और हम भी जन स्वराज पार्टी में, मतलब जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है इस पदयात्रा से बहुत ज़्यादा लाभ आ रहा है। जन जन तक जन स्वराज की एक कंसेप्ट जो है वो लोगों तक पहुँच रही है। आज का जो राजनीति का जो परिदृश्य हम लोग देख रहे हैं उसमें जो जितने भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि राजनीति में इसके जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे क्या? बिल्कुल। देखिए, जब भी किसी भी समाज की आप परिकल्पना करते हैं तो एक अच्छे वर्ग, एक अच्छा थिंक टैंक तो जरूरी समाज से आना चाहिए राजनीति में। जब अच्छा सोच रहे हैं तभी तो राजनीति भी अच्छी सोच के साथ होगी। और मेरा मानना है कि राजनीति से हर लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए ताकि आपके समाज का जो भी निर्णय हो वो एक अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़े। मेरा ये कहना है। यानी कि जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 1200 से 1300 लोगों का राजनीति में कब्जा है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। मैं इसी पे कि अब तक आप देखें बिहार में जो पारिवारिक केंद्र बिंदु बना हुआ है राजनीति का, आप किसी भी दलगत का, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनके आसपास से इर्द गिर्द से राजनीति पैदा हो रही है और राजनीति चल रही है बिहार में। तो जब जन स्वराज की बारी आती है तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हमारे जो मुझे जहाँ तक पता है कि यहाँ पे जितने भी योग्य और प्रतिभाशाली लोग हैं जो खुद राजनीति में आने के इच्छुक हैं और राजनीतिक फैसला ले सकते हैं, ऐसे सभी लोगों को
का स्वागत किया जा रहा है हमारे जन स्वराज पार्टी में, तो मुझे लगता है कि इससे समाज को निश्चित रूप से फ़ायदा आने वाला है, फ़ायदा होगा। जन स्वराज के विजन को अगर आप देखते हैं तो क्या लग रहा है कि बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? अगर हम जन स्वराज के विजन को माध्यम से देखते हैं। अगर देखें और उनके विजन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से अगले अगर रोड मैप के हिसाब से चले तो हम 10 साल में निश्चित रूप से अग्रगणी राज्यों के साथ रहेंगे। अब ये है कि हमारा रोड मैप हम जिस तरह से बनाते हैं उसका उस तरह से हम पालन कर पाते हैं या नहीं। जैसे मैं एक सीमांचल के शहर से आता हूँ, सीमांचल से आता हूँ, तो मुझे ये पता है कि सीमांचल में क्या छोटी छोटी समस्याएं और क्या बड़ी समस्याएं हैं। मुझे यहाँ पे लोगों के लिए अगर बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाढ़ का खतरा रहता है हमेशा। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर सूखा आ जाता है। इसी तरह से जो यहाँ से मैक्सिमम लोग बाहर पलायन कर रहे हैं अपने रोजमर्रा के खर्च को पूरा करने के लिए, लोग बाहर जाके काम करके रोजगार वहाँ से आ रहा है। यहाँ पे किसी तरह का रोजगार नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सरकारी अस्पताल तो है लेकिन उसमें किसी तरह की जन बुनियाद जो कहते हैं बेसिक ढांचा जो है वो डेवलप नहीं है। यानी बीसी इंफ्रा जो यहाँ आपको है वो डेवलप आपको नहीं लग रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बहुत पीछे बहुत हैं। पीछे तो हैं। एक इन सब बंदों पे अगर सिलसिलेवार ढंग से बात करें तो 2 घंटे तक बात करना कम पड़ जाता है। और इसके लिए अगर आप करते हैं, अगर सरकारी तंत्र अगर वो काम करता है तो निश्चित रूप से हम लोग उस श्रेणी से आगे निकल सकते हैं। जन स्वराज में क्या सभी वर्गों के हिसाब से, सही वर्गों की संख्या से उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी राजनीति में अगर चुनाव में जन आते हैं? स्वराज में एक सबका ये है कि हर वर्ग की हिस्सेदारी तय है, हर किसी की हिस्सेदारी तय है। जो जिस लायक हैं, जो जितना है, उन सबको महिलाओं के लिए अलग से महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है।